हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे डीएसएसपी, जो आपका डोमेस्टिक साइंस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो 4 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें, वो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था के नैतिक विकास का उदाहरण है। यानी कि आपको ये बताना है कौन सा ऐसा है जो मध्य बाल्यावस्था के नैतिक विकास का एग्जाम्पल है। ऑप्शन में था आपके, एक बच्चा सभी सामाजिक विनियमों की अवहेलना करता है। सेकंड ऑप्शन दिया है, एक बच्चा नियमों को समझे बिना उनका पालन करता है। थर्ड है, एक बच्चा एक मित्र की सहायता करता है क्योंकि यह करना सही है, यह करना चाहिए ऐसा, यानी कि हेल्प एक दूसरे की करनी चाहिए। एक बच्चा क्या करता है, दंड से बचने के लिए अपने खिलौने को साझा करता है। तो बात उस हो रही है इसमें मिडिल चाइल्डहुड की। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बच्चा एक मित्र की सहायता करता है क्योंकि यह करना सही है और करना भी चाहिए सहायता। ठीक है, ये कब आता है, ये आता है मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत। ये आपके नैतिक विकास के एग्जाम्पल में आ जाएगा। और आपको जो टेलीग्राम चैनल है ना शिवम सर का, उसमें आपको इसकी पीडीएफ भी मिल गई होगी। ये हिंदी वर्जन की पीडीएफ और इंग्लिश वर्जन की पीडीएफ आपको दोनों मिल चुकी होगी। और जो आपको 26 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसके आंसर की भी आ गई है। उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी जरूर देख ले, क्योंकि आपका ये अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा, जो कि आपको 14 दिसंबर को आने वाला एग्जाम है नेक्स्ट डीएसएसपी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे सामान्यतः क्या करना शुरू कर देते हैं। अमूर्त कविता को समझना शुरू कर देते हैं, कई भाषाएं धारा प्रवाह बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या केवल एकल शब्दों का प्रयोग करते हैं, या सरल वाक्यों में उत्तर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बालक जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं ना, वो सरल वाक्यों में उत्तर देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को किशोर कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को किशोर कहा जाएगा। यानी कि आपसे थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है, पर क्वेश्चन पूछने का इनका यही मतलब है कि जो एडल्टहुड पर्सन की एज होती है वो कितनी होती है। 21 से 25 वर्ष होगी, 10 टू 19 वर्ष होगी, 35 टू 40 ईयर एंड 7 टू 10 ईयर। तो जो आपकी किशोर यानी कि जो एडल्टहुड का टाइम पीरियड होता है वो होता है 10 से लेकर 19 वर्ष तक। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक स्तनपान कराने वाली माँ को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के अतिरिक्त डैश की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है आपको ये बताना है। 1200 केसीएल एनर्जी की, 1000 केसीएल एनर्जी की, 150 केसीएल एनर्जी की, या 600 केसीएल एनर्जी की। तो एक जो लैक्टेटिंग मदर होती है ना, उसको जो नॉर्मल एनर्जी ले रही है वो तो ठीक है, पर जो उसको एक्स्ट्रा जरूरत होती है वो 600 किलो कैलोरी की जरूरत होती है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि डैश की अवधारणा मानव विकास में एक अवधारणा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव एक दूसरे के पूरक और संपूरक है। तो आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पोषण बनाम प्रकृति, समकक्षी से संबंधित प्रभाव यानी कि पीयर से रिलेटेड, संज्ञानात्मक विकास एंड संश्लेषण के रूप में विकास। तो जो आपके संश्लेषण के रूप में विकास होता है ना, इसकी अवधारणा होती है कि मानव विकास की अवधारणा यही होती है। कौन सी अवधारणा, यानी कि संश्लेषण के रूप में विकास की आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव एक दूसरे के पूरक और संपूरक होते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बेकिंग में किस घरेलू रसायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपसे बेकिंग पाउडर जो होता है ना, उसका रासायनिक फॉर्मूला पूछ लिया हुआ है आपसे। Na2CO3 होता है, NaSCO3 होता है, CH3COO होता है, या NaOH होता है। तो इसका जो घरेलू रसायन का उपयोग किया जाता है वो होता है NaSCO3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन लेंथी है हमारा थोड़ा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू रसायन निर्मलन क्रम, जिसको हम क्लीनिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, और मृदु विसंक्रामक दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा घरेलू रसायन होता है जो आपका क्लीनिंग एजेंट और मृदु विसंक्रामक दोनों के रूप में सेम कार्य करता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम हाइपोक्लोराइड? तो आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यांत्रिकी में निम्नलिखित में से कौन सी राशि सभी प्रकार की संघटनों यानी कि प्रत्यास्थता और अप्रत्यास्था में संरक्षित रहती है? गतिज ऊर्जा रहती है, संवेग रहती है, स्थितिज ऊर्जा रहती है, या यांत्रिक ऊर्जा रहती है? तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है आपका संवेग, ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फिजिक्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक डोमेन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? आपको ये बताना है। ऑप्शन में है अधिगम, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण और स्मृति आदि। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, मनुष्य की शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन किस प्रकार का होता है? एंड थर्ड है साइकिल चलाना सीखना और खेल खेलना। एंड लास्ट है आपका, व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति समायोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अधिगम, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण और स्मृति आदि। ये क्या होता है? आपके कॉग्निटिव डोमेन होते हैं। ठीक है, इस पर केंद्रित होते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विकास की संकल्पना का बहुविषयक होना निम्नलिखित में से किस संकल्पना को समाहित करता है? ऑप्शन में है विकास का अध्ययन मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि जैसे कई विषयों के द्वारा किया जाता है, या विकास एक अनुशासित व्यवहार है? ये तो बिल्कुल नहीं होता, विकास का अनुशासन से कोई मतलब नहीं होता। विकास कई विषयों में शारीरिक वृद्धि है, विकास आजीवन होता है और इसे अनुशासित होना चाहिए। विकास आजीवन तो होता है, ये बात सही है, पर इसे अनुशासित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है ना, यानी कि विकास का अध्ययन मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि जैसे कई विषयों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सगर्भ माताओं द्वारा क्या किए जाने पर नवजात शिशुओं में तंत्रिका नलियों दोषों न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है ना, इससे बचा जा सकता है? ऑप्शन में है शिशुओं की सुंदर तस्वीरें देखने से, या हरी पत्तेदार सब्जियों से परहेज करने से, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से, या फॉलिक अम्ल का सेवन करने से। देखिए, जो आपको नवजात शिशु होते हैं ना, उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। अगर इससे बचना है तो फॉलिक एसिड का सेवन करना चाहिए अच्छी मात्रा में, जितनी आरडी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है उसकी। तो ऑप्शन 4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धों द्वारा निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों का सेवन कम मात्रा में कम करना चाहिए? यानी कि जो ओल्ड एज पीपल है उनको क्या कम मात्रा में खाना चाहिए? फल और सब्जियां, ये तो भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, यहाँ कम पूछा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साबुत अनाज, अच्छी तरह से पकाया हुआ खाद्य, ये भी अच्छी मात्रा में उनको दिया जाना चाहिए। भाप में पके हुए खाद्य पदार्थ भी उनको अच्छी मात्रा में दिया जाना चाहिए। किस पर रोक लगाना चाहिए, किसे कम मात्रा में दिया जाना चाहिए? वो हो जाएगा आपका वसा, चीनी और नमक। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे मानव संसाधन माना जाता है? तो आपका मानव संसाधन क्या होगा? कौशल और ज्ञान है, समय है, ऊर्जा है, या जल है? तो आपके दो तरह के संसाधन होते हैं, एक होता है मानव संसाधन, एक होता है गैर मानव संसाधन। जो आपका मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, वो मानव के अंदर ही निहित होते हैं, मतलब उसको कोई बांट नहीं सकता है। और जो गैर मानव संसाधन है उनको साझा किया जा सकता है, वो व्यक्ति के वातावरण में पाए जाते हैं। तो कौशल और ज्ञान ये व्यक्ति के अंदर ही निहित होते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पूर्व स्कूली बच्चों में बहुत सामान्य अति तीव्र कुपोषण यानी कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसको हम सैम के नाम से जानते हैं, को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? आपको ये बताना है। बहुत कम समझ द्वारा, लंबाई के अनुसार बहुत कम वजन, बहुत खराब शैक्षणिक प्रदर्शन से, या वजन के अनुसार बहुत कम लंबाई? तो जो अति तीव्र कुपोषण की कैटेगरी में आ जाएंगे यानी कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, वो होंगे जिनका लंबाई के अकॉर्डिंग जो वेट है वो बहुत ही कम है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में क्षारीय विलयन देता है? Na2CO3 होता है, NH4Cl होता है, NaCl होता है या KNO3 होता है? तो जो आपका क्षारीय विलयन देता है वो होता है Na2CO3। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जब कोई शिशु मां का दूध पीता है तो निम्नलिखित में से किस हार्मोनल परिवर्तन श्रृंखला के कारण दूध उत्पादन होता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है शिशु द्वारा स्तन अधिवृक्क का उद्दीपन होना या पिट्यूटरी का उद्दीपन होना और प्रोलैक्टिन। सेकंड ऑप्शन है आपका शिशु द्वारा स्तनपान, हाइपोथैलेमस का उद्दीपन होना, पिट्यूटरी का उद्दीपन होना, ऑक्सीटोसिन। एंड थर्ड ऑप्शन है शिशु द्वारा स्तनपान, हाइपोथैलेमस का उद्दीपन होना, पिट्यूटरी का उद्दीपन होना एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है, लास्ट है आपका शिशु द्वारा स्तनपान, अधिवृक्क का उद्दीपन होना, पिट्यूटरी का उद्दीपन होना या ऑक्सीटोसिन। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शिशु द्वारा स्तनपान होना, फिर हाइपोथैलेमस का उद्दीपन होना, फिर पिट्यूटरी का उद्दीपन होना और लास्ट में प्रोलैक्टिन के कारण क्या होता है, दूध का उत्पादन होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखा गया एक सामान्य संज्ञानात्मक कौशल क्या है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में परिचित चेहरों की पहचान करना या परिष्कृत निबंध लिखना या बीजगणितीय समीकरणों का हल करना या सरल कार्यकारण संबंधों का बोधन। तो बात हो रही है एक सामान्य संज्ञानात्मक कौशल की, तो इसमें क्या होता है, सरल कार्यकारण संबंधों का बोधन। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि TQM के मौलिक सिद्धांतों में से एक है? ऑप्शन है कर्मचारियों की सहभागिता पर प्रबंध, ग्राहकों की प्रतिपुष्टि की उपेक्षा करना, केवल प्रबंधकीय निर्णय लेना या संगठन के सभी सदस्यों के साथ निरंतर सुधार। तो जो आपका TQM होता है इसका मौलिक सिद्धांत होता है संगठन के सभी सदस्यों के साथ निरंतर सुधार। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है लेकिन ब्रंस्टेड अम्ल नहीं है? ठीक है, यानी कि ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा नहीं है इसमें से? HNO3 है, HCl है, H2SO4 है या BF3 है? तो इसमें जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा BF3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सकल पेशीय कौशल है जो सामान्यतः प्रारंभिक बाल्यकाल जो 2 से 5 वर्ष की आयु में प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है तो ये आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन में है चम्मच पकड़ना, शर्ट का बटन लगाना, पत्र लिखना है या दोनों पैरों पे कूदना। आपको सकल पेशीय कौशल के बारे में पूछा है, यानी कि सकल पेशीय कौशल होता है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाता है आपका दोनों पैरों से कूदना। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे चम्मच पकड़ना, शर्ट का बटन लगाना, पत्र लिखना, ये सब आपके फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आपके डिसिप्लिन 1 के क्वेश्चन चल रहे थे, अब डिसिप्लिन 2 के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसोई घर प्रायः भोजन क्षेत्र यानी कि डाइनिंग एरिया के पास क्यों स्थित होता है? रीजन बताना है आपको। ऑप्शन है रसोई घर का आकार बड़ा होता है इस कारण से, या कार्यात्मक उपयोग हेतु निकटता रखने के लिए, भोजन क्षेत्र को और अधिक सजावटी बनाने के लिए या कमरों की संख्या कम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि कार्यात्मक उपयोग हेतु निकटता रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था आपका, रेशम कीट की प्रजातियों का मिलान उनके द्वारा उत्पादित रेशम के प्रकार से कीजिए। ऑप्शन में आपके फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें देखिए एक साइड पे रेशम के प्रकार दिए हुए हैं, एक साइड पे रेशम की प्रजातियां दी हैं, तो आपको मैचिंग करना है कि मैचिंग क्या हो जाएगा। ऑप्शन तो आपको राइट ऑप्शन तो पता ही चल गया होगा क्योंकि पहले से ग्रीन ग्रीन हाईलाइट हो रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। फर्स्ट का हो जाएगा बी, यानी कि जो आपका क्या है एंथेरिया पैफिया है, इसका आंसर हो जाएगा तसर रेशम होता है, ये तसर नहीं है टसर रेशम है आपका। ठीक है, और जो आपका एटेकस रिकनी है इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरी रेशम। ठीक है, इसी तरह जो आपका एंथेरिया अस्मा है ये हो जाएगा आपका मूंगा रेशम, एंड जो आपका बॉम्बक्सी मोरी होता है ये आपका मलबरी रेशम होता है। ठीक है,
तो एक बार आप इसको और देख लीजिए। जो आपका एंथ्रिया पेविया होता है ये होता है आपका टसर रेशम, और जो आपका एटिकस रिकनी होते हैं ये एरी रेशम होता है, और एंथ्रिया अस्मा जो होता है ये होता है आपका मूंगा रेशम, और जो आपका बॉम्बॉक्सी मोराई होती है ये मलबरी रेशम होता है। तो ये थी आपकी रेशम कीट की प्रजातियां और ये थे इनके टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? केवल कर एकत्र करके? ये बात तो एकदम गलत है, उपभोक्ता टैक्स थोड़ी ना एकत्र करता है। वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करके? उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं का तो निर्माण करता नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चरर करता है। ठीक है, बल्कि उपभोग करता है, यानी कि ना कि निर्माण करता है। अपनी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी सारी कमाई उपार्जन की बचत करके, ए भी नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से किसी प्राय उपभोक्ता समस्या नहीं माना जाता है, ये बताना है। सरकारी नीति निर्णयों से असंतोष को, सेवा प्रदाता द्वारा अधिक शुल्क लेने से, उपमानक वस्तुएं प्राप्त करने से, या भ्रामक विज्ञापन से। तो जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत है, तो किसे उपभोक्ता समस्या नहीं माना जाएगा? ठीक है, सरकारी नीति निर्णयों से असंतोष को, इसको क्या नहीं माना जाता है? उपभोक्ता की समस्या नहीं माना जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक समूह पादपों में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया को लाने के लिए समन्वय में कार्य करता है? हरित लवक राजधानी और केंद्रक करता है, हरित लवक परऑक्सी सोम्स और सूत्रकणिका करती हैं, या सूत्रकणिका अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका द्रव्य करते हैं, या परऑक्सी सोम्स लाइसोसोम और हरित लवक करते हैं। तो कौन सा कोशिका अंग ऐसा है जो समूह पादप में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया को लाने में क्या करता है? समन्वय करता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हरित लवक, परऑक्सीसोम्स और सूत्रकणिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी परिवार के व्यय पैटर्न को प्रभावित करने वाला सबसे प्रत्यक्ष कारक है? आपको ये बताना है। ऑप्शन में है आय का स्तर है, स्वामित्व वाली कार का प्रकार है, पसंदीदा रंग है, या सब्सक्राइब किए गए टीवी चैनलों की संख्या है। तो इसमें जो आय का स्तर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी परिवार के व्यय के पैटर्न को प्रभावित करता है, इसका एक प्रत्यक्ष कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इससे पता है आपको आने वाला जो डीएसएसपी का 14 दिसंबर वाला एग्जाम है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है आपका, प्रबंध सिद्धांतों की सार्वभौमिकता विभिन्न क्षेत्रों और देशों में कार्य करने वाले संगठनों को किस प्रकार लाभान्वित करती है? ऑप्शन में है सभी स्थानों पर मानकों और प्रचालन उत्कृष्टता में एक रूपता सुनिश्चित करके, प्रत्येक क्षेत्र के लिए संस्कृति विशिष्ट दिशा निर्देश प्रदान करके, विशेष रूप से वित्तीय प्रबंध पर फोकस करके, निजी क्षेत्र में प्रबंधन अवधारणाओं की अनुप्रयोजता को प्रबंधित करके। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी स्थानों पर मानकों और प्रचालन उत्कृष्टता में एक रूपता सुनिश्चित करके। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन के लिए मानवीय संबंध उपागम निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ये बताना है। वित्तीय योजना पर बल देता है, केवल समय गति अध्ययन पर बल देता है, मशीनरी और टूल पे देता है, या कर्मचारी अभिप्रेरण और संबंध पर बल देता है। तो जो आपका मैनेजमेंट के लिए मानवीय संबंध उपागम होता है ये बल देता है कर्मचारी अभिप्रेरण और संबंध पे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फेल्ट का सबसे परिशुद्ध वर्णन करता है? ऑप्शन में आपके ऑप्शन है फेल्ट एक प्रकार का गैर बुना हुआ फैब्रिक है जो रेशों को आपस में मैटिंग करके, कंडेंस करके और दबाकर बनाया जाता है, जो सामान्यतः ऊन और मानव निर्मित रेशम से उत्पादन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फेल्ट औपचारिक परिधानों और अलंकरणों में पाया जाने वाला एक हल्का साफ फैब्रिक है। या थर्ड ऑप्शन है आपका फेल्ट एक बुनी हुई संरचना होती है, यानी कि क्या होती है? स्ट्रक्चर होता है बुना हुआ, जिसका उपयोग इसकी मजबूती के लिए औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका फेल्ट मानव निर्मित रेशों से बना एक वस्त्र उत्पाद है जो अधिकतर परिधानों में लगाया जाता है। देखिए
बात किसकी हो रही है? फेल्ट की बात हो रही है। तो फेल्ट एक प्रकार का गैर बुना हुआ फैब्रिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेशों को आपस में मैटिंग करके, कंडेंस करके और दबाकर बनाया जाता है, और यह ऊन और मानव निर्मित रेशम से उत्पादन होते हैं रेशों से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके फेल्टिंग मेथड होता है ना, फेल्टिंग मेथड में क्या होता है, जैसे रेशे हैं, रेशों को क्या करिए, एक के ऊपर एक रख लिए, फिर उनको गर्म ताप के अकॉर्डिंग और दबाकर उनको क्या किया जाता है, उन्हीं से डायरेक्ट कपड़ा की बनाया जाता है। धागे वाला जो प्रोसेस होता है, बीच में धागे वाला प्रोसेस में नहीं किया जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी कमरे को डिजाइन करते समय इंटीरियर डिजाइनर को क्या प्रारंभिक कार्यवाही करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में है, प्रोजेक्ट में उपयोग की जाने वाली सामग्री खरीदनी चाहिए, विमाओं के साथ कार्यकारी ड्राइंग तैयार करना चाहिए, या साइट को भौतिक रूप से मापना चाहिए, या क्लाइंट के जीवन शैली, आवश्यकताओं, रुचियों और बजट के संदर्भ में जानने के लिए उसे परामर्श देना चाहिए। यानी कि क्या देना चाहिए, उसे परामर्श देना चाहिए। तो कमरे को डिजाइन करते समय जो इंटीरियर डिजाइन का प्रारंभिक कार्यवाही होता है, वो होता है क्लाइंट की जीवन शैली, उनकी आवश्यकता, उनके इंटरेस्ट, उनके बजट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, उनको परामर्श देना चाहिए। उनसे पहले उनकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल के बारे में पूछना चाहिए, उनकी नीड पूछना चाहिए, उनके इंटरेस्ट, फिर उनका बजट जानना चाहिए। उसके हिसाब से उनको जो भी प्लान है वो बताना चाहिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वयन यानी कि मूल का प्रकार है, ठीक है, ये बताना है। वीव का प्रकार है, कसीदाकारी है, कशीदाकारी तो एम्ब्रॉयडरी होती है, ट्विल है, क्रोशिया है, बुनाई है। देखिए इसमें तो आपको सब पता चल रहा है, कशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी होती है, क्रोशिया क्या होती है, ये भी एक बुनाई में आ जाती है, बुनाई निटिंग आपकी है ही है। तो बात किसकी हो रही है, बात वीव की हो रही है, तो वीव आपकी ट्विल वीव होती है, ट्विल वीव, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विकासशील देशों में आवासन की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है, विकासशील देशों में आवासन तुरंत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से योगदान देता है, भूमि पर उपवेशन निर्माण से पहले हो सकता है, जिसे बाद में राजनीतिक कार्यवाही द्वारा वैध बनाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, आवासन सदैव औपचारिक योजना और निर्माण विनिमय के साथ शुरू होता है, आवासन को सदैव सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित और समर्थित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भूमि पर उपवेशन निर्माण से पहले हो सकता है, जिसे बाद में राजनीतिक कार्रवाई द्वारा क्या किया जाता है, वैध बनाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विबीजपत्री तने से संवहन पुल यानी कि वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, संयुक्त और संवृत होते हैं, प्रकीर्ण और संवृत होते हैं, अरि और विवृत होते हैं, या संयुक्त और विवृत होते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें आपका राइट आंसर है, यानी कि संयुक्त और विवृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की योजना प्रस्तावित भवन की उसके भूखंड पर आसपास की सड़कों और भूखंडों के संबंध में स्थिति को इंगित करती है। ऑप्शन में साइट प्लान करती है, क्रॉस सेक्शनल प्लान है, एलिवेशन प्लान है, या फ्लोर प्लान है। तो बात आ रही है भवन और उसके भूखंड पर आसपास की सड़क और भूखंड के संबंध की स्थिति जो होती है वो साइट प्लान को क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फाइलम हेमिकॉर्डेटा का अभिलक्षण है। ये आपका बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ऑप्शन में अखंडित काय और अल्प विकसित पृष्ठ रज्जु, काइटिनी बही कंकाल और ढकी हुई काय, खोखला पृष्ठ, तंत्रिका रज्जु और युग्मित पंख, या खंडित काय और युग्मित संयुक्त उपागम। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा का विशेषता कौन सी हो जाएगी, अखंडित काय और अल्प विकसित पृष्ठ रज्जु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वीव के अंतर्गठन पैटर्न का सर्वोच्च रूप से वर्णन करता है। ट्विल, ये वयन का मतलब वीव है यहाँ पे, ठीक है। ट्विल वीव विकर्ण अंतर्गत और पैटर्न में होती है। सैटन वीव अनियमित, कोई निश्चित अंतर्गठन नहीं होता इसमें। सादा वीव यानी कि जिसको हम प्लेन वीव कहते हैं, दो ऊपर दो नीचे होते हैं, ये तो एकदम गलत है, ये भी गलत है आपका। टोकरी वीव जिसको बास्केट वीव के नाम से जानते हैं, दो या दो से अधिक सूत एक से अधिक रूप से अंतर्गत होते हैं, ये भी गलत है।
बल्कि आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्विल वीव विकर अंतर्ग्रंथ और पैटर्न में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन कार्य मुख्य रूप से संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और आर्थिक रूप से करने के प्रयास में श्रमिकों को निर्देशित करने, मार्गदर्शन करने और प्रोत्साहित करने से संबंधित है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है समग्र निगमित उद्देश्यों की स्थापना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लागू किए जाने वाले चरणों को दर्शाते हुए रणनीतिक योजनाएं विकसित करना। यह लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में श्रमिकों के प्रयासों को संरेखित करने के लिए स्पष्ट शब्दों में निर्देश प्रदान करके अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करके, यानी कि और संघर्षों को हल करके कर्मचारियों को मार्गदर्शन करना है। यह योजनाओं के विरुद्ध प्रदर्शन करके संकेतों की आवृत्ति को, निगरानी को और मूल्यांकन को यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका, योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए संसाधनों को समन्वय और उपयुक्त लोगों और समूह को कुछ कार्य आवंटन करने चाहिए। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में श्रमिकों के प्रयासों की संरेखित करने के लिए स्पष्ट शब्दों में निर्देश प्रदान करके, अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करके और संघर्षों को हल करके कर्मचारियों को मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान आय वाले दो परिवारों के व्यय का पैटर्न मुख्यतः डैश में विभिन्नताओं के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? देखिए, दो फैमिली है आपकी, एक फैमिली ए है, एक फैमिली बी है, तो ये बताना है दोनों परिवारों के क्या है, आय सेम है। इस परिवार में भी 50,000 आ रहे हैं मंथ के और इस फैमिली में भी सेम इतना ही आ रहा है। तो पर दोनों लोग का जो खर्चा है ना वो अलग अलग कैसे है? परिवार की आवश्यकताओं को और आकार में, या रहने के अलग अलग क्षेत्रों में, या सदस्यों के शिक्षा स्तर में, या जीवन शैली और सांस्कृतिक मूल्यों पे। देखिए, देखा जाएगा एक तरीके से तो इसमें सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, पर मेन जो होगा सबसे सही आंसर वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि परिवार की आवश्यकता और आकार के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपना व्यय करेंगे। हो सकता है इसमें केवल ए वाले में केवल 2 मेंबर हो, फैमिली बी वाले में 8 मेंबर हो। ठीक है, तो इसमें आवश्यकता अधिक होगी, इसमें आवश्यकता कम होगी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, खर्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ब्रायोफिल्म में पड़ के किनारों पर कलियों के माध्यम से जनन की विधि निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है? आपको ये बताना है। बीजाणु निर्माण है, परपरागण है, लैंगिक जनन है, या कायिक प्रबंधन है? तो बायोफिल्म में पड़ के किनारों पर कलियों के माध्यम से जो जनन की विधि होती है वो कायिक प्रबंधन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, विच इज द फॉलोइंग इज ए कॉमन एलिमेंट इन फैब्रिक डिजाइन? देखिए, जिस भी स्टूडेंट का ये आंसर किया है ना, उसने कुछ आंसर हिंदी में अटेम्प्ट किए, कुछ इंग्लिश में किए, तो उसी हिसाब से है ये। ठीक है आपका। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एलिमेंट इन फैब्रिक डिजाइन? डाई एंड मोटिव्स है, सीजर्स एंड ग्लू है, ग्लास एंड मेटल है, नेल्स एंड हैमर्स है। तो डाई एंड मोटिव्स आ जाएगा कॉमन एलिमेंट्स में। ठीक है, फैब्रिक डिजाइन के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसिप्लिन आपके दो कंप्लीट कर चुके हैं हम, डिसिप्लिन थर्ड पर आ चुके हैं हम अपने। क्वेश्चन इसका थोड़ा लेंदी है, देखिए आप लोग, क्या है क्वेश्चन आपका, डैश रक्त और या मूत्र और मल में पोषक तत्वों और मेटाबोलाइट्स को प्रकट करने में सहायता करते हैं जो संक्रमण या रोग को इंगित करते हैं। तो क्या करते हैं? मानव मिति करते हैं, आहार इतिवृत्त करते हैं, नैदानिक परीक्षण करते हैं, या जैव रासायनिक परीक्षण और जांच करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन होगा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैव रासायनिक परीक्षण और जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण विधियों के अंतर्गत नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, उत्ताप अपघटन है, गैसीकरण है, भस्मीकरण है, या कंपोस्टन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, यानी कि कंपोस्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्षुधांत्र में प्रोटीन का पाचन किन 2 चरणों में होता है? ये बताना है आपको। ठीक है, यानी कि प्रोटीन का पाचन जो है वो किस चरण में होता है? ऑप्शन में आंशिक रूप से पचे प्रोटीन का छोटी अमीनो अम्ल श्रृंखलाओं में भंजन और अमीनो अम्ल श्रृंखलाओं का अमीनो अम्ल में भंजन,
या आपका आंशिक रूप से पचे हुए प्रोटीन का अमीनो अम्ल श्रृंखलाओं में भंजन और वसा अम्लों में भंजन। थर्ड ऑप्शन है वसा अम्लों का भंजन और आंशिक रूप से पचे हुए प्रोटीन का छोटे अमीनो अम्ल श्रृंखलाओं में भंजन। एंड लास्ट ऑप्शन है अमीनो अम्ल श्रृंखलाओं का अमीनो अम्ल भंजन और वसा अम्लों का भंजन। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं की पहचान पुरुषों के माध्यम से होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में यानी कि डेमोक्रेसी सिस्टम में, या आपका पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में जिसको पैट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं, या मैट्रियार्कल सिस्टम में, या आधिकारिक व्यवस्था यानी कि ऑथोरिटेटिव सिस्टम में। तो महिलाओं की पहचान पुरुषों के माध्यम से होती है पैट्रियार्कल सिस्टम में। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयोडीन संख्या को 100 ग्राम डैश द्वारा अवशोषित आयोडीन की ग्राम संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे? आयरन को, फाइबर को, वसा को या अमीनो अम्ल को। तो आपकी आयोडीन संख्या को 100 ग्राम और वसा द्वारा अवशोषित आयोडीन की ग्राम संख्या के रूप में परिभाषित किया जाएगा। किसको? वसा को। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक परिपेक्ष्य मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये बताना है आपको। मूल प्रवर्तिक प्रवृत्तियों से, चिंतन, स्मृति और निर्णय निर्धारण जैसी मानसिक प्रक्रियाओं से, या आनुवंशिक और आनुवंशिकी और आनुवंशिकता से, या फिर प्रेक्षणीय व्यवहार से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन यानी कि चिंतन, स्मृति और निर्णय निर्धारण जैसी मानसिक प्रक्रियाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ओबी में अध्ययन किए गए बिग 5 व्यक्तित्व विशेषज्ञों का भाग नहीं है? अगेन क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। बुद्धिमत्ता नहीं है। क्या है? बुद्धिमत्ता नहीं है आपकी, यानी कि इंटेलिजेंस नहीं है, खुलापन नहीं है, एक्स्ट्रावर्जन नहीं है, या आपका अंतर विवेकशीलता नहीं है। तो बुद्धिमत्ता नहीं आता है इसमें, ठीक है, ओबी के अध्ययन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य प्रतियोगिता की एक प्रमुख विशेषता है? उत्पाद विभेदीकरण है, कुछ विक्रेता कीमतों को नियंत्रित करते हैं, या समजातीय उत्पादों का व्यापार करने वाले क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, या प्रवेश के लिए उच्च बाधाएं आती हैं। तो बात हो रही है संभाव्य प्रतियोगिता का एक प्रमुख विशेषता जो होती है वो होती है समजातीय उत्पादों का व्यापार करने वाले क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चार्ल्स एच कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक सामाजिक समूह की सर्वोच्चतम रूप से व्याख्या करती है? ठीक है, सिटी बस में एक साथ यात्रा कर रहे यात्री, ये तो नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए अकेले तैयार कर रहा या विद्यार्थी, ये भी नहीं होगा। अनिवार्य कॉर्पोरेट प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारी, ये भी नहीं है। डिनर कर रहा, दैनिक अनुभव को साझा कर रहा परिवार, ये हो सकता है आपको। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ये बताना है कि MNT की फुल फॉर्म क्या है? किसकी? MNT की। मोनोसैकेराइड न्यूट्रिशन थेरेपी होता है, मेडिकल न्यूप्लास्टिक थेरेपी है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, या मेडिकल न्यू ट्रीटमेंट है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। तो जो MNT की फुल फॉर्म है वो है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनोविज्ञान के दायरे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, या रासायनिक यौगिकों का अध्ययन, या तारों और ग्रहों का अध्ययन, या कानूनों और कानूनी प्रणालियों का अध्ययन। तो मनोविज्ञान के दायरे को जो सर्वोत्तम वर्णन करता है वो होता है विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये भी आपका कैसा है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है आपका। हम इसको देखिए, अब प्रॉपर दिख रहा है आपको, विजुअल है प्रॉपर। अब देखिए क्या है, घर के लिए स्थान प्लानिंग यानी कि स्पेस प्लानिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख विचार है? स्थान का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रत्येक निर्जन स्थान और कोने में फर्नीचर और सहायक उपकरण रखना, स्थान में निवासियों की संख्या की उपेक्षा करना, या आकार, अभिन्यास, जलवायु, भंडारण और निश्चित फिटिंग को ध्यान में रखना, या मार्गों या कमरों की संरचना पर विचार किए बिना फर्नीचर की व्यवस्था करना। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि
स्पेस प्लानिंग होता है आकार, अभिनय, जलवायु, भंडारण और निश्चित फिटिंग को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट थ्रू ए लार्ज सेंट्रल वेन और पेरिफेरल वेन्स इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, आपको ये बताना है। इसको पॉजिटिव न्यूट्रिशन बोलेंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलेंगे, इकोजेनिक न्यूट्रिशन बोलेंगे या एंट्रल न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो इसको हम पेंट्रल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हरित भवन में निष्क्रिय सौर विकिरण का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। परिचालन लागत कम करने के लिए, तापन और शीतलता प्रदान करने हेतु, पादपों की वृद्धि के लिए, आंतरिक आर्द्रता बढ़ाने हेतु, या सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से सौंदर्यात्मक आकर्षण को बढ़ाने हेतु, वायु जनित सूक्ष्म जीवों को मारकर आंतरिक वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि परिचालन लागत कम करने के लिए, तापन और शीतलन प्रदान करने हेतु। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ समवन वांट्स ए गुड बट डज नॉट हैव द मनी टू बाय इट, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डिमांड, डेराइव्ड डिमांड, इफेक्टिव डिमांड या मार्केट डिमांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट डिमांड। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि अपशिष्ट आधारित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा कारक बाधा बन रहा है। एथेनॉल उत्पादन के लिए संभावित प्रतिकूल स्टॉक यानी कि फीड स्टॉक की कमी, या बायोमास दहन से ऊर्जा, उच्च नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन, या बायोमास में सल्फर की अत्यधिक मात्रा, या निरंतर बायोमास आपूर्ति की आवश्यकता जिसके लिए समर्पित ऊर्जा फसलों और वृक्षारोपण की आवश्यकता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बच्चों के अधिकारों का मूल सिद्धांत क्या है। किसी भी आयु में मतदान करने का अधिकार है, ये तो नहीं है। 18 साल के बाद ही बच्चे मतदान कर, मतलब 18 साल की आयु के बाद ही मतदान किया जा सकता है। केवल संपत्ति का उत्तराधिकारी प्रदान करने के लिए, ये भी नहीं है। वयस्क स्तर के वेतन का अधिकार, ये भी नहीं है। जीवन, विकास, सुरक्षा और भागीदारी का अधिकार होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा उपक्षेत्र इस पर केंद्रित है कि मनोवैज्ञानिक कारक स्वास्थ्य और बीमारी को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रायोगिक मनोविज्ञान है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान है या न्यायालयिक मनोविज्ञान है। ये तो आपको इजीली क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य की बात हो रही है, बीमारी की बात हो रही है, तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान ही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। अमीनो एसिड के बीच मौजूद आबंधों के प्रकार से, यानी कि संबंधों आएगा इधर के प्रकार से, अमीनो अम्ल की वह श्रृंखला जिससे यह बना है, श्रृंखला की लंबाई से, या दो से अधिक पृथक पॉलीपेप्टाइड की उपस्थिति, या जिस प्रकार से अमीनो अम्ल श्रृंखलाओं आपस में आबंधित होती हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है ना, प्राथमिक स्ट्रक्चर है इसका, वो आपकी निर्धारित करते हैं अमीनो अम्ल की श्रृंखला से जिससे यह बना होता है, और श्रृंखला की जो आपकी लंबाई होती है, यानी कि जो लेंथ होती है, उससे आपका ये डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार, समाज और संस्कृति के बीच अंतःक्रिया का विश्लेषण करते हुए पियरे बेंडियो की आदतन यानी कि हैबिट्यूड्स की अवधारणा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर बल देती है, ये बताना है। अगर मैं इसको पूरा करूंगी तो आपका क्वेश्चन और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो आपको विजिबल नहीं होगा ठीक से। ऑप्शन में है पारिवारिक संबंधों का जैविक आधार, अकेले परिवार को आकार देने वाली आर्थिक संरचनाएं, विवाह और नातेदारी को विनियमित करने वाले कानूनी कोड, या सामाजिक संदर्भों में व्यवहार को प्रभावित करने वाली आंतरिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको। 3 डिसिप्लिन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम पहुंच चुके हैं अपने 4 डिसिप्लिन पे। क्वेश्चन है आपका इसमें, एकीकृत विपणन संचार यानी कि IMC में विज्ञापन और PR की साझा भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी होती है। केवल सरकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करना है, ब्रांड इमेज और उपभोक्ता प्रत्यक्षों को आकार देना है, या गोदाम रसद का प्रबंधन करना है, या वित्तीय निवेश लागत में कटौती करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रांड इमेज और उपभोक्ता प्रत्यक्षों को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विकास पत्रकारिता में व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है इंपॉर्टेंट, ये बताना है। इसमें गहन विश्लेषण नहीं होता है, एकदम रॉन्ग हो जाएगा। यह केवल मनोरंजन संचालित कथाओं को बढ़ावा देता है, ये भी नहीं है। यह मुख्यतः अपराध और संघर्ष पर फोकस करते हैं, ये भी नहीं है। यह जनता के लिए विकास कार्यक्रम, नीति और परिणामों को प्रासंगिक करती है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात हो रही है विकास पत्रकारिता की व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग की, तो इसमें यही आंसर आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिव्यांगता और कार्यकरण के मॉडल का प्राथमिक प्रयोजन क्या है? सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को पूर्णतः समाप्त करना, केवल डॉक्टरों के लिए शैक्षिक पाठ्यचर्या डिजाइन करना, रोगों के लिए चिकित्सा उपचारों का वर्गीकरण करना, या असमर्थता यानी कि इम्पेयरमेंट एवं कार्यकरण को परिभाषित करना तथा नीतियों एवं रणनीतियों का मार्गदर्शन करना। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ही ज्यादा लेंथी है आपका, ठीक है। क्वेश्चन हम इसको विजुअल हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है? नहीं है, अगर आपको विजुअल नहीं हो रहा तो अपने मोबाइल को आप लैंडस्केप में कर लीजिएगा, कमेंट ऑफ करके लैंडस्केप में कर दीजिएगा, तब आपको विजुअल हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कंपनी एक नई पर्यावरण अनुकूल उत्पाद श्रृंखला शुरू कर रही है। प्रभाव को अधिकतम करने के लिए वह विज्ञापन अभियानों के साथ साथ प्रभावशाली लोगों तक पहुंच और प्रेस विज्ञप्ति जैसे संपर्क गतिविधियां का भी उपयोग करती है। इस संयुक्त उपागम से क्या रणनीतिक लाभ मिलता है, ये बताना है आपको। प्रतिस्पर्धा का पूर्ण उन्मूलन होता है, नहीं होता है। निम्न उत्पाद लागत और कर्मचारी के प्रशिक्षण में कमी होती है, नहीं होती है। गारंटीड सरकार सब्सिडी से कोई मतलब ही नहीं है इसका, बल्कि क्या हो जाएगा आपका विश्वसनीयता के माध्यम से मजबूत उपभोक्ता विश्वास और भुगतान मीडिया के माध्यम से व्यापक पहुंच होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अभिलक्षण सामान्यतः उद्यमियों से संबंध होता है? उत्तरदायित्व से परिहार होता है, विफलता का भय होता है, नवाचारिता होता है, या नियमित जॉब के लिए मजबूत वरीयता होती है। तो जो आपका व्यक्तिगत अभिलक्षणता सामान्यतः उद्यमियों से संबंधित होता है वो होता है नवाचारिता। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विपणन के संदर्भ में क्रय विक्रय यानी कि मर्चेंडाइजिंग की क्या तात्पर्य है इससे? ऑप्शन है, वित्तीय निवेश, पोर्टफोलियो विकसित करना, खुदरा स्तर पर उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां, या हितधारकों के साथ कानूनी अनुबंधों का मसौदा तैयार करना, या सरकारी व्यापार नीतियों का निर्णय करना। तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खुदरा स्तर पर उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकारों के विचार को सबसे परिशुद्ध रूप से व्यक्त करता है? ऑप्शन में है, बच्चों को केवल दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने के लिए दिए गए अधिकार, ये नहीं है आपका। विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक अधिगम का सीमित अधिकार, ये भी नहीं है। बच्चों के विशेषाधिकार जिन्हें माता पिता का अभिभावक या किसी भी समय रद्द कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। बल्कि क्या होगा आंसर, बच्चों की उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा और समाज में भागीदारी की गारंटी देने वाले नैतिक, सामाजिक और कानूनी अधिकार। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पूरा एग्जाम पैटर्न पता चल गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जिस हिसाब से डीएसएससी अपना सिलेबस दिया हुआ उसी हिसाब से इन लोगों ने अपने क्वेश्चन रेडी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्सटाइल अवनति यानी कि टेक्सटाइल डिटेरियोरेशन का एक सामान्य कारण नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। उच्च आर्द्रता नहीं है, अम्ल मुक्त डिब्बों में उचित भंडारण नहीं है, कीट ग्रसन नहीं है, प्रकाश के संपर्क में आना नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अम्ल मुक्त डिब्बों में उचित भंडारण। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास पत्रकारिता का मुख्य धारा पत्रकारिता से अलग करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 26 अक्टूबर वाले एग्जाम में भी आया था, तो आप लोग खुद देख लो कि क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट होते हैं, तो हो सकता है आगे भी चांस है कि आ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विकास पत्रकारिता विशिष्ट घटनाओं की रिपोर्टिंग पर केंद्रित होती है? नहीं होती है। विकास पत्रकारिता केवल विदेशी सहायता कार्यक्रमों से संबंधित है? केवल तो नहीं है यहाँ पे। विकास पत्रकारिता सरकारी नीतियों पर चर्चा करने से परिहार करती है? ये भी नहीं है। बल्कि क्या होगा, विकास पत्रकारिता घटना आधारित रिपोर्टिंग के बजाय
बजाय दीर्घकालिक सामाजिक मुद्दों और सहभागिता पर बल देती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाइंग इज प्रोडोमेंटली कैरिड आउट इन ए सॉल्यूशन विथ प्रिंटिंग पेस्ट है, पिगमेंट एलॉन है, डाइस एंड केमिकल सब्सटेंस है या वाटर एलॉन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डाइस एंड केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक भारतीय वस्त्रों में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख कच्चा माल निम्नलिखित में से क्या है? प्लास्टिक है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है या कपास है। देखिए प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन ये सारे आपके सिंथेटिक रेसे हैं। तो पारंपरिक भारतीय वस्त्रों में प्रयुक्त होने वाला जो कच्चा माल है वो आपका कपास होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास एक सेलुलोजिक और नेचुरल फाइबर होता है। क्वेश्चन है, विकास पत्रकारिता और समाज रिपोर्टिंग मुख्यतः किस पर बल देती है? सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों के कवरेज पे देती हैं, ये तो एकदम सही है। राजनीतिक गॉसिप पे नहीं देती हैं, ब्रेकिंग स्पोर्ट्स अपडेट पे नहीं देती हैं, सनसनी और सेलिब्रेट समाचार पर भी नहीं देती, बल्कि क्या करती हैं, सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों पर कवरेज देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पक्ष समर्थन यानी कि एडवोकेसी के बजाय व्यवस्था पक्ष समर्थन को दर्शाता है? ऑप्शन है, एक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के साथ व्यक्तिगत शिकायत सुलझाने में सहायता करता है, जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी एक मित्र की सहायता करता है, विरोधिता यानी कि कॉन्फ्लिक्ट में दो कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता करना, या राष्ट्रीय बाल संरक्षण कानून के बदलाव के लिए समर्थन जुटाना यानी कि लॉबिंग। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्ष समर्थन यानी कि एडवोकेसी का सर्वोत्तम प्रकार से डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि इसको एडवोकेसी को केवल न्यायालयों पे विशुद्ध रूप से कानूनी प्रक्रिया नहीं, मनोविनोदात्मक समूह गतिविधि नहीं, दोस्तों के साथ औपचारिक अनौपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि एडवोकेसी जो होती है उसको निर्णय को प्रभावित करने के लिए किसी कार्यालय या नीति के समर्थन में बोलने, कार्य करने और लिखने के लिए होता है। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परियोजना पहचान की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है? फर्स्ट स्टेप पूछा हुआ है आपसे। संभावित निदेशकों के साथ बातचीत करना, या प्रतियोगियों के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करना, या पर्यावरण की आवश्यकताओं, समस्याओं और अवसरों का विश्लेषण करना, या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण की आवश्यकताओं, समस्याओं और अवसरों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है? प्रति 1000 लड़कों पर 954 लड़कियां हैं, या प्रति 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां, या प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां, या प्रति 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां। तो ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि प्रति 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां हैं। क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक वर्णक छपाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं, इसमें रंगों को फैब्रिक की सतह पर किसका उपयोग करके पक्का किया जाता है ये बताना है आपको। बबूल की गोंद को यूज करते हैं, या सिंथेटिक रेजिन का यूज करते हैं, या मॉर्डेंट का यूज करते हैं, या विनेगर का यूज करते हैं। तो इसमें यूज किया जाता है सिंथेटिक रेजिन का। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तकनीकी लेखन में मानव संप्रेषण का कौन सा रूप प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन में है अनुनयात्मक संप्रेषण यानी कि विज्ञापन शैली है आपकी, भावबोधक संप्रेषण जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें आपके संवेग और अनुभूतियां शामिल होती हैं। थर्ड ऑप्शन है अनुष्ठिक संप्रेषण जिसको समारोह बोला जाएगा, या सूचनात्मक संप्रेषण जिसको तथ्य अनुदेश बोला जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वस्त्र छपाई तकनीक को उसके अभिलक्षण के साथ सही रूप में युग्मित करता है? व्यंजक छपाई, रंग केवल बिना छपे क्षेत्रों पर प्रतिरोध यानी कि रीसेट का उपयोग करके छापा जाता है, या ऊष्मा अंतराल छपाई, वस्त्रों पर नक्काशीकारी लकड़ी के ब्लॉक से छपाई की जाती है, या प्रतिरोध छपाई, डिजाइन बनाने के लिए पदार्थ से रंग हटाया जाता है, या सीधी छपाई, रंगीन पेस्ट सीधे वस्त्रों पर लगाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें स्टेटमेंट पूछा था, तो स्टेटमेंट यही सही है आपका। कौन सा? जो आपकी डायरेक्ट प्रिंटिंग होती है, रंगीन पृष्ठ से सीधे वस्त्रों पर लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में एमएसएमई वर्गीकरण 2020 के अनुसार पूंजी निवेश के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करता है? किसको? बढ़ते हुए क्रम को, पूंजी निवेश के 2020 के अनुसार। छोटा, सूक्ष्म, मध्यम होता है। सूक्ष्म, छोटा, मध्यम है। मध्यम, छोटा, सूक्ष्म है। सूक्ष्म, मध्यम, छोटा है। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है सूक्ष्म, छोटा, मध्यम। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका डिसिप्लिन 5 आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी लेखन यानी कि टेक्निकल राइटिंग के सामान्य विशेषता नहीं है? क्लियरिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, या संवेगात्मक अपील के माध्यम से समझाना बुझाना है, या परिशुद्धता नहीं है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बल्कि आपका क्लियरिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा परामर्श सिद्धांत इस विचार को सबसे स्पष्ट रूप से एकीकृत करता है कि तर्कहीन विश्वास संवेगात्मक व्यथा का मूल कारण है तथा विचार पैटर्न का पुनर्गठन कल्याण की ओर ले जाता है? गेस्टाल्ट थेरेपी है, अस्तित्वात्मक विकास है, युक्ति संगत संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा है, या समाधान केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है थर्ड ऑप्शन, यानी कि युक्ति संगत संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास में योगदान का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ये बताना है। दैनिक जीवन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है? ये तो नहीं है आपका। भौतिक सफलता का अधिकतम करना है? ये भी नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया से? ये भी नहीं है। बल्कि इसका राइट आंसर है शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य स्थापित करना या प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, कल्याण के लिए परामर्श के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम क्लाइंट की आत्मसिद्धि और व्यक्तिगत वृद्धि की क्षमता पर बल देता है? व्यवहारवादी उपागम है, मनोवैश्विक उपागम है, संज्ञानात्मक व्यवहारवादी उपागम है, या व्यक्ति केंद्रित उपागम है? तो जो कल्याण के लिए परामर्श के लिए उपागम क्लाइंट की आत्मसिद्धि और व्यक्तिगत बुद्धि की क्षमता पर बल देता है वो है व्यक्ति केंद्रित उपागम। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट जैसे स्प्रेडशीट का उपयोग तकनीकी लेखन में मुख्यतः डैश के लिए किया जाता है? लोगो और ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए, लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट बनाने के लिए, संख्यात्मक डेटा स्टोर और विश्लेषण करने के लिए? तो माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल और गूगल शीट जैसे स्प्रेडशीट का जो उपयोग है तो तकनीकी लेखन में किया जाता है, यानी कि टेक्निकल राइटिंग में किया जाता है, संख्यात्मक डेटा स्टोर और विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवाचारों के विस्तरण मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सामान्यतः विचार कार्यक्रमों द्वारा प्रवर्तित नई कार्य प्रणाली को अपनाने के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी है? आरंभिक अधिग्रहिता है, पश्चगामी है जिसको हम लेगार्ड्स बोलते हैं, अर्ली मेजॉरिटी है, लेट मेजॉरिटी है? जो क्या है, नवाचारों के विस्तरण मॉडल की बात हो रही है, जिसमें क्या होता है, विस्तार कार्यक्रम में प्रवृत्ति नई प्रणाली को अपनाने के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी है, यानी कि नई प्रणाली को कैसे अपनाते हैं? बहुत लास्ट में, उसको हम लेजार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडवोकेट हाइड्रेशन इन प्रमोटिव हेल्थ प्राइमरी हेल्प्स इन मेंटेनिंग? ऑप्शन में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, बोन मिनरल डेंसिटी ओनली, हार्मोन सिक्रेशन ओनली, या न्यूरल रिफ्लेक्स ओनली? तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े पैमाने पर, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है आपका, ये विजुअल हो रहा है नहीं हो रहा है आपको? देखिए, बड़े पैमाने पर तकनीकी दस्तावेजों में संगति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभिकलनात्मक कौशल सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन में मैनुअल रूप से लाइन दर लाइन प्रूफ रीड करना, शैलियों, टेम्पलेट और संदर्भ प्रबंधकों जैसे स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना, या बिना उद्धृत सॉफ्टवेयर के सभी संदर्भ लिखना, या केवल ग्राफिक्स के दक्ष निरीक्षण पर निर्भर करना? तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी कि शैलियों, टेम्पलेट्स और संदर्भ प्रबंधकों जैसे स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका,
मानव विकास में परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है ये बताना है आपको। क्लाइंट को प्रत्यक्ष आदेश देना है, परामर्शदाता के मूल्यों को क्लाइंट पर अधिरोपित करना है, या व्यक्तिगत वृद्धि और आत्मबोध को सुगम बनाना है, या क्लाइंट की हर समस्या का समाधान करना है। तो मानव विकास में परामर्श का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो है व्यक्तिगत वृद्धि और आत्मबोध को सुगम बनाना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्तार का साइबरनेटिक मॉडल किस पर बल देता है ये बताना है आपको। केवल जनसंपर्क साधनों के माध्यम से नवाचारों को अपनाना, बिल्कुल नहीं। विशेषज्ञों से लोगों तक प्रौद्योगिकियों को एक तरफा अंतरण, ये भी नहीं है। एक समृद्ध प्रणाली जहां लोग पूरी तरह से बाह्य एजेंसियों पर निर्भर करते हैं, ये भी नहीं है। बल्कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जो है लोगों और विस्तार एजेंटों के बीच सतत प्रक्रिया और दो तरफा संप्रेषण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके अब टीचिंग मेथोलॉजी वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। लास्ट में आपके 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो टीचिंग मेथोलॉजी वाले होते हैं। क्वेश्चन आपका लेंदी है, विजिबल हो रहा होगा आई होप आपको। क्वेश्चन है आपका, पाठ योजना के लिए, थोड़ा ये और 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपका, पाठ योजना के लिए विषय अंतर्वस्तु का विश्लेषण करते समय अंतर्वस्तु यानी कि कंटेंट को अधिगम के उद्देश्यों के साथ संरेखित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन में कम से कम समय में यथासंभव अधिक से अधिक अंतर्वस्तु शामिल करने के लिए, या बिना किसी संशोधन के पाठ्य पुस्तक को सख्ती से अनुसरण करने के लिए, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी प्रकार के शैक्षिक लक्ष्यों के बावजूद अंतर सूची रोचक हो, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षण विद्यार्थियों से अपेक्षित अधिगम के लिए केंद्रित और प्रासंगिक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कौन सा पाठ है चर्या विकास उपागम सामाजिक शक्ति संरचनाओं को आलोचनात्मक जांच करता है और इसका लक्ष्य बिना शिक्षा के अंतर्गत समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दों का समाधान करना है। ऑप्शन में है संप्रत्यय उपागम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिपेशनलिस्ट अप्रोचेस बोलते हैं, या पुरुष प्रत्यागात्मक उपागम, या टॉयलर का उद्देश्य केंद्रित उपागम, या प्रशासनिक उपागम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास के बीच अंतर का सटीक व्याख्या कौन करता है। वृद्धि केवल शैशवावस्था में होती है जबकि विकास केवल किशोरावस्था में होती है, बिल्कुल गलत है ये। वृद्धि और विकास परस्पर विनिमय और योग्य शब्द है जिसका अर्थ समान होता है, ये भी गलत है। वृद्धि का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से होता है जबकि विकास का तात्पर्य मात्रा से, अपोजिट बोल दिया इसका। वृद्धि मापनीय शारीरिक परिवर्तन है जबकि विकास में संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक परिवर्तन शामिल है। तो थर्ड ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 26 अक्टूबर वाले आंसर की में भी था। तो क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आपको जो 14 दिसंबर वाला एग्जाम है बहुत हेल्प होगा आपको इसमें। क्वेश्चन है, अधिगम में सहायता के लिए आकलन तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन है अधिगम में अंतर के बावजूद सभी विद्यार्थियों के लिए समान आकलन तैयार करना, या सुधार के लिए विद्यार्थियों को समय पर और रचनात्मक फीडबैक प्रदान करना, या आकलन का उपयोग केवल ग्रेडिंग उद्देश्य के लिए करना, या आकलन प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल न करना। तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुधार के लिए विद्यार्थियों को समय पर और रचनात्मक फीडबैक प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व भर में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में कौन सा अंतरराष्ट्रीय नीति दस्तावेज सबसे प्रभावशाली यानी कि सबसे इफेक्टिव होता है। ऑप्शन में पेरिस समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल है, जिनेवा कन्वेंशन है, या सलमान का वक्तव्य यानी कि संज्ञात्मक स्टेटमेंट है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टैटिक के क्वेश्चन भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजीकरण किसके द्वारा जेंडर भूमिकाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन है व्यक्तियों को उनके जेंडर हेतु उपयुक्त व्यवहार सीखने को बढ़ावा देकर, या व्यक्तियों को सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करना सिखाकर, या व्यक्तियों को दूसरों के साथ बातचीत करने से रोककर, या अधिगम को केवल शैक्षणिक विषयों पर सीमित करके। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यक्तियों को उनके जेंडर हेतु उपयुक्त व्यवहार सीखने के लिए बढ़ावा देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका अगेन ये लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के उद्देश्यों, पाठ्य योजनाओं और शिक्षण संसाधनों को संरेखित करने के लिए सिद्धांतों को सटीक रूप से निरूपित करता है? ऑप्शन है, पाठ्य योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए यद्यपि वे अधिगम के उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट न करते हो। ठीक है। सेकंड है, शिक्षण संसाधन पाठ्य योजना का प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए क्योंकि वो निर्धारित करते हैं कि क्या पढ़ाया जाता है। शिक्षक की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए अधिगम उद्देश्य और पाठ्य योजना स्वतंत्र रूप से बनाई जानी चाहिए। यह स्वतंत्र अधिगम के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उसके बाद पाठ्य योजना का विकास और उन उद्देश्यों का प्रत्यक्ष सपोर्ट करने वाले संसाधनों का सावधानी पूर्वक चयन किया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मुख्यतः ज्ञान निर्माण में शामिल होती है? ऑप्शन में पुनरावृत्ति के माध्यम से सूचना को याद करना, या मॉडल समाधानों से उत्तर लिखना, या नए विचारों से पूर्व ज्ञान को जोड़ना, या बिना तर्क वितर्क को ध्यानपूर्वक सुनना। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नए विचारों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ये क्या होता है? ज्ञान निर्माण में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको शिवम सर वाले जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल चुकी होगी, और जो लोग ऐड नहीं हो वो ऐड हो जाएगा उस चैनल पे, तो आपको मिल जाएगी। इसका जो इंग्लिश वर्जन है और 26 अक्टूबर वाली आंसर की वो सब कुछ उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में कार्य कला शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन में विद्यार्थियों का केवल कला से संबंधित कैरियर के लिए तैयार करना, ये नहीं होता है। ऐतिहासिक कला से संबंधित तथ्यों को कंठस्थ करना, याद करना तो बिल्कुल नहीं आता है। केवल कला सिद्धांत पर फोकस करना, ये भी नहीं है। बल्कि क्या आंसर होगा? रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। तो फोर्थ ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। एंड आप आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, पद पाठ्यचर्या में भाषा यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से क्या अभिप्राय है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में स्कूलों में केवल अंग्रेजी शिक्षकों को ही भाषा कौशल सिखाना चाहिए, बस ये बात तो बिल्कुल गलत है आपकी। भाषा अधिगम केवल भाषा कक्षाओं में होता है, गलत है ये भी। शिक्षकों को गैर भाषा विषयों में भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है आपका। भाषा विकास को सभी विषयों में एकीकृत और समर्पित किया जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी कि भले ही आपको नहीं आता हो मतलब क्वेश्चन, पर आपको ऑप्शन लग के आंसर समझ में आ रहा था कि हाँ ये वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है, ऑप्शन सही होगा हमारा। और आपने क्वेश्चन कुछ ऐसे भी देखे जो आपके 26 अक्टूबर वाले आंसर की में भी थे और कुछ 4 नवंबर वाले में भी है, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और जिन लोगों का 14 दिसंबर को एग्जाम है, कब है? जिन लोगों का आपका 14 दिसंबर वाला एग्जाम है, वो डीएसएसबी वाले सारे डोमेस्टिक साइंस के आप लोग पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपने खुद अभी देखा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आपके प्लेलिस्ट में आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे डोमेस्टिक साइंस को। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।